वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे आप लोग बहुत ध्यान दे रहे होंगे। हम इस लेक्चर में देखेंगे जीएस 6 का पॉइंट नंबर 8। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो इंग्लिश में लिखा गया, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये हम इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर होगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको क्या करना है, हमेशा बताती हूँ मैं, कीवर्ड्स लिखते रहना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक जगह नोट करते रहना है और बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज एंड रिपीट, दैट्स इट। लेक्चर देखिए ऑफ कोर्स। उसके अलावा जो लोग भी पेड ग्रुप्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, पीडीएफ चाहिए जिनको, वो लोग हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, किसका क्या प्राइस है एंड ऑल। अब पेड ग्रुप ज्वाइन करने का आपको ये फायदा होगा कि एक तो आपको सारा मटेरियल एक जगह पे कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। अब उसमें आप यूपीपीसीएस मेंस 2023 का कंप्लीट ग्रुप ले सकते हैं या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का ग्रुप जिसमें आपको मॉडल आंसर्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरा फीडबैक सब कुछ दिया जा रहा है। तीसरी चीज, आप हमारा एस्से राइटिंग का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ डेडिकेटेड एस्से की प्रिपरेशन कराई जा रही है विद मॉडल एस्सेज। या फिर आप यूपीपीसीएस 2024 को अगर टारगेट कर रहे हैं तो हमारा शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। फिलहाल के लिए जीएस 6 पॉइंट नंबर 8 इंग्लिश मीडियम वीडियो। थैंक यू सो मच। चलिए, तो जीएस 6 का पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन उत्तर प्रदेश। तो क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ये हमारा टॉपिक रहेगा, सॉरी। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं कमर्शलाइजेशन से रिलेटेड वो हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती थी? सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में आप ऐसे समझिए कि गुजर बसर करने के लिए होने वाली खेती, ठीक है। अब पहले क्या होता था? पहले आप इंसान एग्रीकल्चरिस्ट कब बना? देखिए, जब आप कहीं पे सेटल हो गए, एग्रीकल्चर का एक रूल समझना, एग्रीकल्चर के लिए आपको सेटल होना पड़ेगा। सबसे पहले इंसान नोमैड था। ही यूज्ड टू वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और एक प्रैक्टिस होती थी शिफ्ट स्लैश एंड बर्न या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो अभी भी होता है बहुत जगह पे प्रैक्टिस, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, और बाकी आपको नाम बताए गए हैं पहले भी। तो पहले इंसान जो था वो कमर्शलाइजेशन नहीं था, पहले सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। जो उगाया वो अपना खा लिया, बार्टर सिस्टम होता था, एक्सचेंज हो गया, है ना। मैंने आपको एक लेक्चर में एग्जांपल दिया था, आपको टमाटर की जरूरत है, मुझे गेहूं की जरूरत है, आपके पास गेहूं है, मेरे पास टमाटर है, हमने एक्सचेंज कर लिया। कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। तो ये जो सारी चीजें थी, ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंडर आती थी। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। अब देखिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर कमर्शियल सेलिंग, मतलब पर्सनल यूज की जगह, चाहे आप उसका पर्सनल यूज भी कर रहे हैं, लेकिन आपका पर्पज ये है कि आप वो बेचने के लिए बना रहे हैं या फिर कमर्शियल यूज के लिए बना रहे हैं। अब जो एक्सेस है, यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है एक्सेस, जो मतलब डेफिनेटली कोई एक्सेस है आउटपुट का, वो इतना होना चाहिए, इट मस्ट बी यूज्ड टू मार्केट फार्म गुड्स, एक्सेस ऑफ आउटपुट अबव। अब एग्रीकल्चर पहले प्रिमिटिव था, इट वाज ओनली प्रिमिटिव ड्यूरिंग द पीरियड, इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ पीजेंट्स डेलिबरेट रिस्पॉन्सेज टू मार्केट प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं था। फिर क्या होता है, आइडिया ऑफ सरप्लस जिसको हम कह रहे हैं वो पार्शियली मीनिंगफुल था। फिर डिसाइड होता है, जो मार्केटेबल सरप्लस थी ये डिसाइड करती थी पीजेंट्स की कम्युनिटी, उनका एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी नहीं थी, दे वर नॉट एंटरप्रेन्योर प्रॉपर स्कीम बनाता है, सब कुछ करता है। कमर्शलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब स्टार्ट अपने आप हो गया, ज्यादा उग गया तो भाई वो बेच दिया। अब मार्केट सरप्लस कब डिसाइड हुई? जब फार्मर्स स्मॉल स्केल एग्रीकल्चरल नीड्स जो थी
वो कैसे इन्फ्लुएंस होती थी? दे इन्फ्लुएंस्ड द चॉइस टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर। तो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर इंडिया में पीजेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी का रिजल्ट नहीं था। पीजेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी का रिजल्ट ये नहीं था। इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ पीजेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कीवर्ड्स हैं, प्लीज ध्यान दीजिए इन चीजों पे, इसलिए मैं आपको बताती हूँ सारी चीजें। अब फेजेस आए कमर्शलाइजेशन के। भाई 3 मेन फॉर्म के एग्रीकल्चर, मतलब अब कमर्शलाइजेशन हुआ तो वो किस हिसाब से हुआ ये हम देख सकते हैं। इंडिया में 3 मेन फॉर्म्स आए एग्रीकल्चरल कमर्शलाइजेशन के। पहला था, आप उसको मान सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अभी किसके टाइम पे हुआ होगा ये आपको अंदाजा थोड़ा थोड़ा लग ही रहा होगा। प्लांटेशन कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट पर्टिकुलरली टी प्लांटेशंस जो थे बंगाल के नदरन रीजन्स में, वहां पे ये स्टार्ट हुआ। ये अर्लीस्ट टाइप ऑफ आप कमर्शलाइजेशन मानिए इसको था, ठीक है। और सेकंड फेज स्टार्ट हुआ। सेकंड फेज स्टार्टेड जो कमर्शलाइजेशन का था, इसको कहा गया जूट फेज, ठीक है, या फिर सबसिस्टेंस कमर्शलाइजेशन। अब हम सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सबसिस्टेंस कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फार्मर्स क्या थे, मतलब उनको मिनिमल सबसिस्टेंस चाहिए था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका था। दे स्विच टू स्पेशलाइज्ड कैश क्रॉप्स। ज्यादातर उस टाइम पे कैश क्रॉप सबसे ज्यादा फेमस कौन सा था? जूट। ये मैं बात कर रही हूँ आपसे 19th 20th सेंचुरीज की, ठीक है। फिर स्टार्ट हुआ द रिलायंट कमर्शलाइजेशन एंड इंडिगो फेज। ये था आपका तीसरे टाइप का। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब कुछ देखा है, इंडिगो, इन सब पे कितने दंगे फसाद थे। इसको आप रिलायंट कमर्शलाइजेशन बोलिए या फिर इंडिगो फेज बोलिए। 18वीं 19वीं शताब्दी का ये था थर्ड टाइप कमर्शलाइजेशन का, ठीक है। तो ये 3 तरह के कमर्शलाइजेशन जो थे ये स्टार्ट हुए। अच्छा, इसकी वजह क्या थी, क्यों हुआ स्टार्ट? एक तो था मनी इकोनॉमी। भाई जैसे जैसे पैसा अंग्रेज डालते गए टाउन्स में, ट्रेंड ऑफ कमर्शलाइजेशन बिगैन टू टेक ऑफ। कॉमर्स और मनी टाइज जो हैं वो रूरल एरियाज में थे मुगल टाइम पीरियड में भी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या ऑफर किया? टू पे लैंड टैक्स इन द करेंसी एज क्विकली एज पॉसिबल, फ्रैनेटिकली एक्वायरिंग इवन मोर एरियाज। उन्होंने लैंड एक्विजिशन स्टार्ट करा। लैंड एक्विजिशन वो क्यों करवा रहे थे? जिससे कि कमर्शियल खेती करवाएं, प्लांटेशन की खेती करवाएं, इंडिगो घुमाएं, ये सब करवाया जा रहा था। कैश इवैल्यूएशंस जो थे, दे वर इम्प्लीमेंटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो जो पहली टेक्निक थी लैंड टैक्सेस को ग्रेजुअली पे करने की या कुछ करने की, वो आउट ऑफ फेवर जाती गई। एज अ रिजल्ट जो कल्टीवेटर था, ही वाज फोर्स्ड टू सेल अ पोर्शन ऑफ हिज हार्वेस्ट। इन्होंने टैक्स इतने लगाए कि कमर्शलाइजेशन अपने आप आ गया। आप देख रहे हो ना कैसे कमर्शलाइजेशन इंडिया में आ रहा है। आपको स्टार्टिंग से पता होंगी चीजें तो बहुत बेटर आंसर आप लिख पाओगे। अब ये सिर्फ इशू नहीं था, इसी की वजह से राइज हुआ था इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट एलीट क्लास का अक्रॉस इंडिया। जो पीजेंट्री थे, बेचारे किसान थे, उनके ऊपर जो कर्जा चढ़ता जा रहा था, उसका फायदा इन्होंने उठाया मनी लेंडर्स और इस सब के रूप में। सेकेंड रीजन, अब रीजन ध्यान है आपको? नहीं ध्यान है? मैं जो चीज लिखती नहीं हूँ, पता नहीं आपको ध्यान भी रहता है या नहीं रहता है, लेकिन अभी आपने इतना लिख दिया, देख लिया, तो अब आप जरा ये और देख लो। मैं आपको कॉजेस करा रही हूँ। पहला मैंने आपको कॉज कराया है मनी इकोनॉमी, कैसे मनी इकोनॉमी बनी, कैसे फार्मर्स और इन सब का फायदा उठाया गया। सेकंड था इजी ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड वजह कमर्शलाइजेशन की, ठीक है। अब क्या था? डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन इनहैंस हुआ तो कमर्शलाइजेशन जो है वो और आगे बढ़ता चला गया। ब्रिटिशर्स रेल ले आए, रेल ट्रैक्स बन गए। क्रॉप्स जो थी, जो सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज थी, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कराची पहुंच गई। तो प्राइमरी मोटिवेशन जो था, जो मैसिव इंक्रीज हुआ रेलवे बिल्डिंग का, वो क्यों हुआ? इन्हें शौक थोड़ी था लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बनाने का इन फ्यूचर रेलवेज को, नहीं, इनको अपना काम निकालना था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किससे आया? कॉलोनियल ट्रेड से। समझ रहे हैं आप? हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां से आया? कॉलोनियल ट्रेड से। अब
ब्रिटिश कॉटन जो इंडस्ट्री थी, वो जो फीड स्टॉक था जिसका रॉ मटेरियल यहां से जाता था, वो कलोनियल था, मतलब इंडियन नहीं था बट इट वाज कलोनियल। तो उपनिवेशवाद आप समझते होंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे पैसा और वहां से फिर पैसा चूस के लेके जाएंगे बाहर। मतलब दे वर सो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड हिस्ट्री या कोई भी दुनिया की हिस्ट्री में इतने एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का आपको कोई दिखा होगा। मतलब दे वर सो श्रूड, सो एक्सप्लॉयटेटिव के उनका सिर्फ एक एजेंडा था, प्रॉफिट। फिर आपका तीसरा एक रीजन ये भी था, सिविल वॉर जो हुई थी। थोड़ी बहुत अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो अमेरिकन सिविल वॉर, वो एक और इंसिडेंट था जिसने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को एकदम से आपका भड़का दिया, ऐसे समझो। यूनाइटेड स्टेट्स सिविल वॉर में एंटर कर गया तो ब्रिटिशर्स को रॉ कॉटन चाहिए था बिटवीन अमेरिका टुवर्ड्स इंडिया। तो जो रॉ कॉटन का सप्लाई था वो अमेरिका टुवर्ड्स इंडिया हो गया। फिर नेचुरल कॉटन के अलावा बाकी की रॉ कमोडिटीज भी जाती थी, आपका जूट, मूंगफली, ये सब भी जाता था। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसके ये आपको समझ में आ गया, ये तीन मेन रीजन थे जिनकी वजह से कमर्शलाइजेशन जो था वो थोड़ा बढ़ा। आई एम सॉरी अबाउट माई थ्रोट, एक्चुअली बिल्कुल ठीक था, पता नहीं लेक्चर लेना स्टार्ट किया है तब से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। खैर पढ़ते रहिए, इतना तो समझ आ ही रहा होगा आपको, इतनी खराब नहीं हुई हालत। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इसके, मतलब नतीजा क्या निकला इसका? नतीजा ये निकला कि नेशनल और वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेसेस जो थी इंडियन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए, उनका एक्सपेंशन हो गया। तो ये कैटलिस्ट बन गया फॉर द कंट्रीज एग्रेरियन ग्रोथ। लेकिन एक्चुअली आउटकम्स ऐसे नहीं थे। नतीजा तो ये निकलना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। ट्रेड का मतलब होता है इम्प्लिसिट प्रोडक्शन या फिर हाई प्रोडक्टिविटी, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर सरप्राइजिंगली अनरिस्पॉन्सिव रहा टू इन्फ्लुएंसेस ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हैज नॉट resulted in a shift inside the production system that may be classified as small scale peasant agriculture, ठीक है। स्मॉल स्केल पीजेंट फार्मर्स को राइज मिला, एक नई क्लास बनी क्रेडिट बैंकर्स की, जिनका काफी कंट्रोल आ गया जो प्रोडक्शन और स्टेपल क्रॉप्स का सेल था उस पे। नेटवर्क बन गया मिडिलमैन का, पैरासाइट्स आ गए, मतलब समझ रहे हैं आप, जो मैनेजमेंट में कंट्रोल कर रहे हैं, मिडिलमैन आ गए। तो मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन जैसे जैसे एनकरेज हुआ, वहीं पे उसका जुड़वा भाई भी साथ में आ गया, एक्सॉर्बिटेंट कैपिटल, ऐसे करके आप बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्टार्ट होता है विद द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर इज गवर्न्ड बाय कमर्शियल कंसिडरेशन। एक सर्टन स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स को उगाइए और इट विल बी ग्रोन नॉट फॉर कंजम्पशन इन विलेज बट सेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। एक तरीके से इस हिसाब से आपका जो था कमर्शलाइजेशन पूरा स्टार्ट हुआ और फिर आगे तक प्रोसेस हुआ। आज कितना ध्यान दे रहे हैं हम एग्रो बिजनेस, एग्रो इकोनॉमी और इस सब, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया भाई? सिंपल सा हमने देखा इतना कुछ, आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर फैमिली कंजम्पशन। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दिस रिक्वायर्स अ सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन, डेफिनेटली। अभी हमने एक्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट देखा था वो यही तो था कि जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका सरप्लस अगर प्रोड्यूस होगा देन दैट इज एलिजिबल फॉर सेल। दैट इज एक्चुअली इट मेक्स सेंस, अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस। सो उत्तर प्रदेश इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट्स इन इंडिया। यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर मेन स्टे है, एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन। और रूरल एरियाज में कितने परसेंट लोग रहते हैं देखा था आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में, कितने रहते हैं जरा कमेंट करके बताइए मुझे। Now, commercialization of agriculture in Uttar Pradesh has been a major focus area for the state government in recent years, with various initiatives aimed at promoting the growth of agri-businesses and improving farmers' income. हमने देखे थे एग्री बिजनेस किस किस हिसाब से सेटअप हो रहे हैं, किस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं, we have all seen it. 125 मंडीज ऑफ उत्तर प्रदेश have been linked with e-नाम। आपने सुना होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। मतलब दिसंबर 2021 तक 125 मंडीज को ऑलरेडी लिंक कर दिया गया था। और ये जो नाम था नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट पोर्टल, इसको क्रिएट इसलिए किया गया था कि एग्री बिजनेस का फायदा उठाया जा सके। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखें अगर 2022-23 का, तो अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट्स ऑफ द स्टेट इनकम फॉर द ईयर 21-22, प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था करंट प्राइसेस टू GSVA
आपका इट वॉज 28.4%। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी उगती हैं? यहाँ पे उगता है राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज एंड पल्सेस। ये यहाँ की मेजर क्रॉप्स हैं। देखिए यहाँ पे इस टैबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, ग्राफिकल फॉर्म में, पाई चार्ट की मदद से, तो ये आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूरा देख चुके हैं। वो भी तो इसीलिए है ना, ट्रेडिशनल चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज के अंडर आते हैं प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए इसमें आपके लेंटिल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, दाल वगैरह, मैंगो, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट में घी, मिंट, मेंथॉल मिंट जो होता है, मस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, और फिर ऑयल सीड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, अनियन और पीस। ठीक है, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये भी देख सकते हैं एक बार। ये देखिए आगरा का आपको जो आप देखिए पेठा हो गया, अलीगढ़ का मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है, अंबेडकर नगर का चिली बेस्ड है, फिर ऑनला बेस्ड है, अमरोहा का मैंगो बेस्ड। तो ये एक बार लिस्ट देख सकते हैं आप, सारे दिए हुए हैं। टमेटो बेस्ड हैं भी देखो, चंदौली चलते हैं फिर टमाटर ले रहे हैं। खैर, तो ये सारे दिए हुए हैं। तो ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है ना ज़्यादा, ये वाली सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब आप देखिए ज़रा कि इश्यूज़ क्या हैं रिलेटेड टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। क्या परेशानियां हैं ऐसी जिनकी वजह से कमर्शलाइजेशन उतने बेटर तरीके से नहीं हो पा रहा है? पहला है फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये प्रॉब्लम आपने पहले भी देखी थी एक लेक्चर में। जो मेजर चैलेंज है फॉर प्रमोटिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूपी में, दैट इज द फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। द एवरेज लैंड साइज इन उत्तर प्रदेश इज स्मॉल। भाई फ्रैगमेंटेड लैंड्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, तो इसलिए उनका लैंड का साइज भी स्मॉल होगा। 92% जो फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। तो इसका मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को आप कैसे अपनाएंगे छोटे स्तर पे? बड़ा लार्ज स्केल लैंड चाहिए होता है उसके लिए। अब फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की वजह से क्या होता है, अगर आपको लार्ज स्केल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने, मैंने आपको कमलम का एग्जाम्पल दिया था, ड्रैगन फ्रूट का, गुजरात का एक केस स्टडी था, उसमें बहुत बड़ा लैंड का रिक्वायरमेंट था। तो अगर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की आप एक तरफ बात कर रहे हैं तो उसमें आपको लैंड एरिया काफी सारा चाहिए होता है। लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट मेजर इशू है ये। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल एंड दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कौन सा होता है? जो आप किसी बैंक से या किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स। अच्छा, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और इक्विपमेंट के बिना अगर आप बात करें प्रोडक्शन बढ़ाना, सरप्लस प्रोडक्शन पे जाना, तो वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। यू नीड टू अडॉप्ट न्यू एंड नॉवल मेथड्स टू मेक योर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हायर। देन डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स। अब यूपी के जो फार्मर्स हैं मोस्टली दे प्राइमरीली ग्रो व्हाट? दे ग्रो व्हीट एंड राइस। तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इतना ज्यादा। Encouraging diversification to higher value commodities can boost agricultural growth and improve farmers' income. अब रिसेंट ईयर में हमने देखा है कि अब केवीआईसी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वाले सेक्टर में। हनी इंडस्ट्री को, जो ये शहद बनाते हैं, इसको बहुत पुश किया जा रहा है और इससे सक्सेस भी मिली इनको। लीडिंग प्रोड्यूसर है फिलहाल शहद का स्टेट में। आप शहद देखिए, कहा जाता है आयुर्वेद में कि शहद जिस चीज में मिलाया जाता है उसके गुणों की वृद्धि करता है। इट इंक्रीजेस द क्वालिटी। शहद में सदगुरु कितना बात करते हैं ना शहद के बारे में, किसी ने कभी सुना हो उनको कहते हुए, तो इसलिए कहा जाता है कि शहद को कभी भी आप गर्म नहीं कीजिए तो खराब हो जाती है उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। और प्योर शहद मिलता भी महंगा है आजकल, तो सब चीनी घोल घोल के देते हैं। तो हनी इंडस्ट्री को काफी अच्छे लेवल पे पुश किया जा रहा है। इनएडिक्वेट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये तो बॉटलनेक है सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम, तो मेन प्रॉब्लम है ही हर जगह की। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स डाल रही है टू डेवलप एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। भाई रोड्स इतनी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, तो इससे क्या होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर देयर प्रोड्यूस सेफली। स्टोरेज भी तो एक इशू है ना बहुत बड़ा। पेरिशेबल आइटम्स होते हैं ये। आप ट्रेडिशनल व्हीट और राइस ही तो संभाल सकते हो ज्यादा, बस बाकी चीजों तो बहुत उनको मार्केट चाहिए, उनको प्रॉपर लिंकेज चाहिए। लैक ऑफ मार्केट लिंकेज ये अलग प्रॉब्लम है ही। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो हैं दे डिपेंड ऑन लोकल मार्केट्स टू सेल देयर प्रोड्यूस। However, there is a lack of market linkages, making it difficult for farmers to access larger and more lucrative markets, basically. So,
Besides, there is also a lack of information and knowledge about market demand and prices. There is a problem in the balance between both of these also. It also becomes one major issue. Then dependence on monsoon. भाई एग्रीकल्चर को एक कंसिडरेबल अमाउंट का और टाइम पीरियड वाइज पानी चाहिए होता है, बट यूपी में इट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. क्या होता है, उससे क्रॉप्स बिकम वनरेबल टू क्रॉप फेलियर, लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, एकदम से एराटिक रेनफॉल हो जाती है ना, तो बहुत सी फसल को नुकसान हो जाता है. सो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न्स हैज इंक्रीज्ड दिस वनरेबिलिटी व्हिच इन रिजल्ट अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट. देन पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं जो बहुत जोर दे रही हैं आप कि one should promote commercialization of agriculture, but there are implementation and execution issues. इसमें क्या होता है, पॉलिसी रिलेटेड लैंड नहीं मिलेगा, फिर आपका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, करप्शन है, रेड टेपिज्म है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रॉब्लम, फार्मर प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबसे रिलेटेड इश्यूज बीच बीच में आते हैं. तो ये सारे मेन मुद्दे हैं एग्रीकल्चर के जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को उतना बूस्ट नहीं दे पा रहे हैं, विच इज actually needed. Clear? Now, in order to make Model APMC Act 2003 more holistic, comprehensive and farmers friendly, Marketing Division जो है उसने कंसल्ट किया नीति आयोग से and states, they formulated and released Model Act which is called the State/UT Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Act 2017, जिसको आप पॉपुलरली कहते हैं APLM Act. जरूर लिख के आइएगा, इससे पता चलता है कि आपको सिर्फ ट्रेडिशनल चीजें नहीं याद हैं, आप अपडेटेड भी हैं साथ साथ. एसेंस क्या है इसका, APLM Act 2017 का, इट इज टू प्रोवाइड कंप्लीट फ्रीडम टू द कल्टिवेटर्स एंड लिवस्टॉक रेयरर्स. लाइवस्टॉक भी तो इसी में आएगा ना, एग्रो प्रोड्यूस में, टू सेल देयर प्रोड्यूस. लिवस्टॉक से तो पूरा डिपेंड करता है डेयरी और मीट इंडस्ट्री, एंड इट्स प्रोडक्ट्स टू द बायर्स एंड थ्रू द मार्केटिंग चैनल ऑफ देयर चॉइस, ऑफरिंग द बेटर बिट्स. मतलब फिर उनको ये मिडिलमैन वगैरह के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ द स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दे हैव कंप्लीटली अडॉप्टेड द मॉडल APLM Act 2017. हमारे स्टेट ने प्लस महाराष्ट्र ने, नागालैंड ने और तमिलनाडु ने अभी इस मॉडल को अडॉप्ट किया है, बट नॉट इन कंप्लीट सेंस. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जरूर लिख के आइएगा. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल. क्लियर? Now, what are the major initiatives that has been taken by the state government to promote commercialization? अब issues देख लिए तो state government कुछ ना कुछ कर तो रही होगी definitely इस काम के लिए. इसमें आता है formation of farmer producer organization, FPOs जो है वो बनाना. State government क्या करती है, FPOs को promote करती है. यहाँ पे क्या होता है, these are the group of farmers जो collectively काम करते हैं to market their produce. अब उससे उनको लोन्स मिलते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है, ओवरऑल उनकी पहचान, आइडेंटिटी एक बिजनेस फ्रंट में, कॉमर्स और इंडस्ट्री वाले फ्रंट में अच्छा बैठती है. द स्टेट हैज आल्सो सीन अ राइज इन द नंबर ऑफ FPOs इन रीसेंट ईयर्स, और मार्च तक देखिए आप 2022 के 473 FPOs हैं जो रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश में. तो ये एक अच्छा काम कर रही है. फिर आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर. स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कोल्ड स्टोरेज अच्छा रखना, फिर आपका वेयर हाउसेज, जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं उनको बेटर करना. इससे क्या होता है, इट हेल्प्स रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस. एग्जाम्पल क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ 26 न्यू मार्केट प्लेसेस हैज बीन डन अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम ऑफ सेलेक्टेड 27 न्यू मार्केट प्लेसेस ऑफ द स्टेट. मतलब ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन के लिहाज से. प्रमोशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. अब बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने एनकरेज की है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ प्री अग्रीड प्राइस. भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने आपसे कि मैं अब आलू उगा रही हूँ, इस प्राइस पे आपको लेना है. अब फसल टूटे छूटे, बारिश हो ना हो, बाढ़ आए, धरती हिले, कोई मतलब नहीं है, आप उस पर्टिकुलर रेट पे आपको खरीदना पड़ेगा वो वाला मुझसे, और मुझे उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा. ठीक है, इट वर्क्स बोथ वेज. तो इससे क्या है, प्री अग्रीड प्राइस और क्वांटिटी जो है वो फार्मर और बायर के बीच में सेट हो जाता है पहले से. इससे क्या है ना भाई, मार्केट रिस्क जो मिटिगेटिंग होती है, उससे प्राइस रिस्क की मिटिगेटिंग हो जाती है फार्मर्स के लिए, और उनको एक गारंटीड मार्केट मिल जाता है. अब फसल बर्बाद हो, चाहे कुछ हो, टमाटर महंगे हो चाहे सस्ते हो, उनके फिर वो बिकेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था.
2020 तक आते आते अराउंड देखो 9,500 फार्मर्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़े अक्रॉस द स्टेट. Then the state government has launched many initiatives to promote agri-business and attract private sector investment in the sector. 2021 तक स्टेट ने साइन किए MOUs worth rupees 42,955 crores with various companies in the agriculture and food processing sector. तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था. फिर आप बात करते हैं सपोर्ट फॉर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनोवेशन इंडस्ट्री जब से आपने पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, उसमें ये टर्म काफी जगह यूज करके आप आ सकते हैं. अच्छा आंसर आपका बन सकता है. स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं टू सपोर्ट एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग करना. नंद बाबा मिल्क मिशन इंप्लीमेंट हुआ टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर्स दैट फैसिलिटी to sell their milk at reasonable price in villages through dairy cooperative societies. अब सिर्फ अमूल सुना है हमने, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो कोई और दूध भी तो पी सकता है इंडिया. कहने का मतलब है इतना बड़ा ब्रांड कोई और भी तो बन सकता है. आजकल वैसे आ रहे हैं कई, आनंदा हो गया जैसे, अब पता नहीं आपके एरिया में भी आता है नहीं आता, हमारी तरफ तो इधर आता है, क्या बोलते हैं आनंदा. अब मुझे ये भी नहीं पता कि आनंदा सब जगह है कहाँ है. तो मदर डेयरी है जैसे, ये तो खैर फेमस वाले हैं, पर ऐसे लोकल वाले भी काफी अब उभर के आ रहे हैं सामने. तो अच्छी चीज है ये, है ना. चलो कोई नहीं, खैर. तो एक तो ये हो गया डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनना, है ना. फिर आता है आपका प्रमोशन ऑफ वैल्यू एडिशन. स्टेट गवर्नमेंट ने एनकरेज किया फार्मर्स को टू एंगेज इन वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज. वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? आपके पास मिल्क आ गया, अब आपने मिल्क से बनाया, क्या बनाया मिल्क से, आप बताओ मुझे. मिल्क के ऊपर से मलाई आ गई, उतर गई, उस मलाई से आपने बनाया मक्खन, वैल्यू एडिशन हो गया वो. उस मक्खन को गरम गरम करके आपने निकाल दिया उसका घी, फिर उस घी का यूज हो रहा है किसी और चीज में. भाई वैल्यू एडिशन में कैसे? प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फिर ब्रांडिंग हो गई उसकी. अब वो घी किसी ब्रांड का घी हो गया, है ना, पतंजलि हो गया वो, ठीक है. तो इस तरीके से इससे क्या होता है, ज्यादा प्राइस मिलते हैं मार्केट में प्रोड्यूस के. ब्रांड है आपका मधु मंत्रा, सहारनपुर का है ये, और प्रोडक्ट है इनका मल्टीफोरा हनी. ये लॉन्च हुआ 2022 में. ब्रांड ने इंट्रोड्यूस किया जैगरी पाउडर, शक्कर कहते हैं इसको. ये जैगरी पाउडर एक्चुअली इंग्लिश में गलत होता है नाम. जैगरी पाउडर जो होता है वो गुड़ का पाउडर नहीं होता, शक्कर होती है, वो अलग होती है, जानते होंगे. वेस्टर्न यूपी में खासकर सबको पता होगा इस चीज का. तो वो एक्सक्लूसिवली डेवलप हुआ अंडर द ODOP कॉन्सेप्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में. अभी जो प्रोडक्ट है इट्स अ स्वीटनर, डेफिनेटली. शक्कर जो होती है वो आप खाते हैं, दूध पीते हैं सब शक्कर का, हमारी तरफ तो इधर वेस्टर्न यूपी में कोई केमिकल्स नहीं होते इसमें, और बहुत ही हेल्दी होती है, एंड इट इज एक्चुअली मोर डिलिशियस देन शुगर. उत्तर प्रदेश मधुर मीठास ब्रांड ने ऐड किया, ऑलरेडी अपना एक्सपैंड किया पोर्टफोलियो, जो फिर लॉन्च किया उन्होंने अंडर द स्कीम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. आजकल तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स इतने चल रहे हैं, आप शार्क टैंक उठा के देखो. शार्क टैंक उठा के नहीं देखना है, मतलब शार्क टैंक तो देखना है. मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ इन सब चीजों को देख के. आप में से आप लोग अपनी ओपिनियन भी डेफिनेटली दीजिएगा. मतलब 1.5 से 2 करोड़ की सेल है साल की प्रोडक्ट्स की, और कोई मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना ही नहीं पड़ रहा उनको. ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं. तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स आप स्टेट और बढ़ावा दे ऐसी ऐसी चीजों को, तो कितना अच्छा हो जाए. चीफ मिनिस्टर फार्मर एक्सीडेंट वेलफेयर स्कीम, फिर ऐसी भी वेलफेयर स्कीम्स निकाली जाती हैं. ये एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर्स के लिए, दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी व्हाइल वर्किंग ऑन द फार्म. भाई आप खेत पे काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम हो गई, डेथ हो गई, ऐसी किसी फेटल इंसिडेंट से प्रॉब्लम आ गई है, उसके अगेंस्ट ही आपको इंश्योरेंस देती है. द स्कीम कवर्स ऑल द फार्मर्स ऑफ द स्टेट एंड इट एम्स टू प्रोवाइड देम सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट. फिर आपका 2021-22 में एन अमाउंट ऑफ रुपीज 189.07 लाख was disbursed to 133 farmers under Chief Minister's Agricultural Accident Assistance Scheme. तो अच्छा खासा कर रही है सरकार इसके रिगार्डिंग में. फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन. इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022. ये मिशन फोकस करता है ऑन प्रोवाइडिंग फार्मर्स एक्सेस टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, improving irrigation facilities and promoting agri entrepreneurship.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये इंश्योरेंस कवरेज देती है फार्मर्स को इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, कोई प्रॉब्लम आ गई है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, पेस्ट्स, कोई बीमारी फैल गई क्रॉप में, एंड द स्कीम कवर्स ऑल फार्मर्स इन द स्टेट एंड इट एम्स टू प्रोवाइड देम सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर में तो मतलब इंसान, किसान क्या करेगा बेचारा, कंप्लीटली खराब होगी ना सारी मेहनत। तो डेफिनेटली ऐसे कवर्स होने चाहिए। एक्सीलेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसान सम्मान निधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 करोड़ आपका 63 लाख फार्मर्स को एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, 2 करोड़ 63 लाख फार्मर फैमिलीज को बेनिफिट दिया गया ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंडर। इसमें क्या है, वो 6,000 रुपए का मिलता है ना एनुअली, सब्सिडी 3 इंस्टॉलमेंट्स में करके मिलता है। आपने पढ़ा होगा ये मेरे ख्याल से, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको। वैसे इतना नहीं डिटेल स्कीम की नहीं लिखनी है हमें यहाँ पे, हमें सजेशंस देने हैं एक्चुअली कि सरकार क्या कर रही है, वो इनिशिएटिव्स बताने हैं। So these initiatives, they have helped to promote commercialization of agriculture in UP, and they've improved farmers' income also. However, there is still a lot of scope for further development in this sector, and the state government is focusing on promoting agro businesses and improving overall agriculture ecosystem in the state. Yeah, please. ठीक है, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं सारे, आप नोट कर सकते हैं, रिवाइज करते रहिए फिर थोड़ा थोड़ा। सजेशंस टू प्रमोट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। अब क्या सजेशंस देते हैं, देखिए सबसे पहला तो यही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लीज अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाइए। आप चाहते हैं, यू वांट टू बूस्ट अप द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सो देयर इज अ नीड, आर्डेंट नीड इन फैक्ट, फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, storage facilities and cold chains. This will help farmers to transport their produce to the market and store it safely. Promoting market linkages. Farmers need to access to larger and more attractive markets to increase their income. अच्छा market चाहिए, बड़ा market चाहिए उनके लिए. So the government can promote market linkages by setting up agri-marketing infrastructure and providing market information to farmers. Promote contract farming. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है फॉर अट्रैक्टिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना असिस्टेंस दे सकती है फार्मर्स को इन नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंश्योरिंग दैट देयर इंटरेस्ट्स आर प्रोटेक्टेड। इंक्रीज एक्सेस टू क्रेडिट। एक्सेस टू क्रेडिट जो है, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। गवर्नमेंट कैन प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन by providing easy and cheap loans to farmers. फिर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली आप इनोवेशन भी डाल सकते हो इसमें एक पॉइंट कि एनकरेजिंग इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल फील्ड। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का यूज हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ द फार्मर्स। द गवर्नमेंट कैन प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज टू द फार्मर्स। फार्मर्स की लिटरेसी, इन सब पे भी ध्यान देने की, एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन्स, इन सब पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इम्प्रूविंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच फॉलो करे टू प्रमोट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर फार्मर्स एंड अट्रैक्टिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। सॉल्विंग द इशू ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब हमने भी देखा था छोटे छोटे लैंड के टुकड़े होते हैं, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो होती हैं मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। तो गवर्नमेंट जो है इट कैन प्रमोट लैंड कंसोलिडेशन एंड प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर्स इन लीजिंग एंड रेंटिंग आउट लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है फिर आपके लिए। एड्रेसिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट जो है रेनफॉल पैटर्न्स पे, दे कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू डेवलप स्ट्रैटेजीज to address the impact of climate change on agriculture and promote climate smart agricultural practices. भाई जो resilient agricultural practices हैं उन पे ज़्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये रही बात कि इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करके उत्तर प्रदेश on a very large scale can promote commercialization of agriculture and improve the income and livelihood of farmers, है ना। हर कोई फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात करता है, तो वो तभी तो होगी जब ये सारी चीजें कोहेरेंटली एक साथ काम करेंगी। Now, some of the statistics and issues related to the production of agricultural crops, कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं।
मेजर एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहाँ पे वैरायटी उगाई जाती है क्रॉप्स की, लेकिन कुछ मेजर क्रॉप्स हैं वो आप देख लीजिए। चावल आपका, राइस, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के बाद। वेस्ट बंगाल हाई है, सेकंड पे यूपी। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? इलाहाबाद, फैजाबाद और गोरखपुर। अब एक मेजर प्रॉब्लम क्या है राइस ग्रोइंग फार्मर्स के पास साथ कि दे हैव लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इससे क्या होता है? इट लीड्स टू लो यील्ड्स एंड पुअर क्वालिटी क्रॉप्स। इससे ये प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी। अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी, अच्छा सब रहेगा ना, तो बहुत मॉडर्न और बहुत ही हाई यील्डिंग हो सकता है आपका एग्रीकल्चर। देन द गेहूं, द हम्बल व्हीट। अब उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द कंट्री। स्टेट में कौन कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं व्हीट ग्रोइंग? दे आर मेरठ, मुजफ्फरनगर एंड बागपत। ये वाली जो बेल्ट है इसमें काफी अच्छा गेहूं उगता है। व्हीट फार्मर्स को क्या चैलेंज है? सॉइल फर्टिलिटी कम होती जा रही है, एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये आप देख सकते हैं। देन वी हैव आवर गन्ना, शुगर केन। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ऑल्सो। 45% कंट्री का पूरा गन्ना यहीं से जाता है। 12.25 मिलियन टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस की 2021 में, जो कि प्रीवियस कलेक्शन से बहुत ज्यादा थी। सारा मोटापे का कारण भी यूपी ही है। मेरठ इज अमंग द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर। हमारा मेरठ ही बदनाम है इसमें, कोई नहीं, खैर सह लेंगे थोड़ा। शुगर केन फार्मर्स ऑफ द स्टेट फेस प्रॉब्लम्स लाइक लो प्राइस फॉर दे प्रोड्यूस, लैक ऑफ टाइमली पेमेंट फ्रॉम शुगर मिल्स का बड़ा इशू है, और सीड्स की क्वालिटी उतनी अच्छी कई बार नहीं होती। खैर, फिर आता है आपका पटेटो, आलू बिना चैन का हमारे। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पटेटोज का इंडिया में। स्टेट में मेजर जो पटेटो ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं आगरा, इटावा एंड फरुखाबाद। एक्सक्यूज मी। पटेटो फार्मर्स जो हैं स्टेट के, दे फेस चैलेंजेस सच एज लो प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट एंड पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज। ये सारा प्रॉब्लम पटेटो की फसल से रिलेटेड है। देन वी हैव पल्सेस, द सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियंस। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं कानपुर, बरेली और गोरखपुर। पल्सेस जो मतलब फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम होती है? पल्सेस फार्मर्स को यील्ड इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। फ्रूट्स, फल, तो यहाँ पे मेजर जो फ्रूट्स उगते हैं वो है गुआवा, बनाना, पपाया, और आपका ये सब फ्रूट गोइंग स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद। देन यू हैव द मैंगो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगो का। फ्रूट फार्मर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? इनके साथ है प्राइस नहीं इनको उतना ठीक मिलता, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट। मैंगो फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम है लो प्राइस है, लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए फ्रूट्स वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, क्योंकि पेरिशेबल है। अब आम देखो, आप 2 दिन घर पे रखो तो खराब होने लगता है। फिर आती हैं आपकी शाक सब्जियां। उत्तर प्रदेश इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया, और कहाँ पे? वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ में खासकर मेजर वेजिटेबल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। और वेजिटेबल फार्मर्स जो हैं स्टेट में, दे फेस इश्यूज सच एज लो प्राइस फॉर दे प्रोड्यूस, लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट्स एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। मेजर इश्यूज जो फेस कर रहे हैं फार्मर्स वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के, वो क्या है? प्रोडक्टिविटी कम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का एक्सेस नहीं है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लो प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं बहुत से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू एड्रेस दीज इश्यूज एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख ली। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर हो जाता है खत्म। पीडीएफ्स के लिए, किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं बाकी डिटेल्स के लिए। अब मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, हंसिए, जुकाम से दूर रहिए और तबीयत का ख्याल रखिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच।